तो हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी रीजनिंग की क्लासेस चल रही थी, उसके बाद मैं आज से आपके लिए मैथ्स के भी प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ये बातें ध्यान में रखनी होंगी कि हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे मैथ्स प्लस रीजनिंग से। तो आप ही समझ सकते हैं कि व्यापम का लेवल क्या होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे का टाइमिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं ईजी टू लेकर मॉडरेट लेवल तक सभी के सभी क्वेश्चंस की तैयारी आपको कराने वाला हूँ। तो आज की क्लासेस जो हैं वो क्लास नंबर 1 है, इसलिए मैं स्टार्टिंग से बेसिक से जा रहा हूँ। तो आपको ये नहीं सोचना है कि इतना ईजी क्वेश्चन लाया गया है। आप ईजी मत सोचिए इसे। आप टाइमिंग के हिसाब से अगर देखेंगे ना, तो यही क्वेश्चन टफ होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्लास को अच्छे से देखना है, समझना है और खुद की तैयारी को परखना है कि हमारी तैयारी आखिर कितनी हुई है। तो दोस्तों चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ, तो चलिए, अभी मैं छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती का जो सिलेबस है ना, उसको आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। देखिए, सभी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, है ना, संख्याएँ हैं, भिन्न हैं, एलसीएम, एचसीएफ है, ये सारी की सारी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं एमसीक्यूज़ लेकर आ रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको ना अब डेली की डेली मेरे चैनल पर बन जाना है, क्योंकि मैं एक वीडियो मैथ्स की लाऊँगा और एक वीडियो रीज़निंग की। तो मैथ्स और रीज़निंग के आपके 50 क्वेश्चन की तैयारी इन्हीं प्रैक्टिस सेट में हो जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि आपका ईज़ी टू लेकर जो मॉडरेट या मध्यम लेवल है या कठिन लेवल के जिस टाइप से भी प्रश्न पूछे जाए ना, आपसे बनने चाहिए, इस प्रकार से मैं क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, क्योंकि व्यापम का भरोसा नहीं है। उसका मन करे तो बहुत ही ईज़ी दे देगा, उसका मन करे तो थोड़ा लेवल हाई करके हार्ड भी दे सकता है। तो हम क्या है, सबकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हम आज बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको इसमें साथ में ना ट्रिक भी बताऊँगा कि आप इसको आखिर किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है पूर्णांक से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, दो पूर्णांकों का योग हमेशा रहता है। ऑप्शन है ए पूर्णांक संख्या, बी पूर्ण संख्या, सी भिन्न संख्या या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो दोस्तों, पूर्णांक जो है ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य भी हो सकती हैं, है ना, ये होती है पूर्णांक संख्या। बस इसमें क्या होती है, जो अगर मैं बोलूँ कि इसमें केवल और केवल जो भिन्न वाली संख्या या दशमलव वाली संख्या है ना, वो नहीं आती। बाकी ऋणात्मक और धनात्मक या शून्य भी संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य से लेकर आप जितनी भी इन्फिनाइट अर्थात अनंत तक संख्या जाएंगे ना, वो सभी पूर्ण संख्या है। और भिन्न संख्या को आपको पता ही है, जो अंश और हर के रूप में होता है, इसे हम परिमेय संख्या भी कहते हैं, वो भिन्न संख्या है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है दो पूर्णांकों का योग क्या होता है, तो दोस्तों, दो पूर्णांकों का योग भी हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। कैसे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं एक पूर्णांक संख्या लूँ -5 और इसको अगर मैं जोड़ देता हूँ +10 से, तो कितना आ जाएगा? दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 5। तो जो 5 है, आप यहाँ पर से देख पाएंगे, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक का मतलब ही क्या है? पूर्ण अंक, है ना, ये अपने आप में पूर्ण है। चलिए एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे -9 -9, है ना, इसे +9 अगर मैं कर देता हूँ, -9 +9 इन दोनों को जोड़ देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? -9 और +9 कैंसिल हो जाएगा और 0। ये भी एक क्या है? पूर्णांक संख्या हो। ठीक है, तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य का मतलब क्या होता है? जो एक या स्वयं से ही भाग जाता है, अन्य किसी से भी भाग नहीं जाता। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं बोलूँ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, जो केवल एक और स्वयं से भाग जाएगा। फिर आती है 3, फिर आते हैं 7, फिर 11। तो इस प्रकार से जितनी भी आप संख्या देखे हैं ना अभी स्क्रीन पर, ये सभी स्वयं से या तो एक से भाग जाते हैं। तो आपको यही याद रखना है कि अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो ऑप्शन में दिया है ए 162, बी 147, सी 373 या डी 4375। कौन सी है बताइए? ये संयुक्त परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है। चलिए, यही चीज़ें तो आपको ईज़ी लगती है ना, अब बताइए, क्योंकि आपके पास मेन यहाँ टाइम नहीं होता। टाइम नहीं होता ना, तो कैसे बचाना है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको अभाज्य संख्या यहाँ पर से चॉइस करनी है ना, सीधा आपको भाग देना शुरू नहीं करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको इन्हीं भी अंकों के यूनिट डिजिट अर्थात इकाई में कोई जैसे सम संख्या दिखे, या तो सम संख्या दिखे, है ना, या 5 दिखे, है ना, तो ये क्या हो सकती है? ये अभाज्य संख्या कभी भी नहीं होती। तो सबसे पहले तो मैंने बताया, जो सम संख्या देखिए, जैसे 162 में लास्ट में 2 है, ये सम संख्या है, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं होगी। फिर वैसे ही डी में देखिए, यहाँ पर 5 दिया है, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब और चीज़ें मैं बता दूँ कि जिसके इकाई में 1, 3, 7 या 9 होता है, मोस्टली यही क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। तो देखिए, हमको अब सिर्फ़ और सिर्फ़ चेक करना है 147 और 373 को। ठीक है? चलिए, अब इसे हम भाग करके देख सकते हैं। तो जैसे चलिए बी को देखते हैं, 147 को अगर मैं यहाँ पर 3 से भाग दूँ, तो ये चले जाएगा, भाग दीजिए 3 से,
तो चले जाएगा 3 चौक 12 और 3 या 27, मतलब ये भाग चले जा रहा है, तो ये क्या प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी? तो नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 373। इसे आप भाग करके देखिए, ये किसी और से भाग नहीं जाएगा, केवल और केवल स्वयं से ही भाग जाएगा। ये क्या है? अभाज्य संख्या। आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ट्रिक लगानी है यार, टाइम नहीं होगा आपके पास, मेन इशू जो होगा ना वो टाइम का होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब स्थानीय मान और जातीय मान से क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में यही है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैंने एमसीक्यू बनाया है। ठीक है, चलिए 2654 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए। तो दोस्तों स्थानीय मान आपको अगर निकालना है ना, तो वहां पर से उस संख्या को पकड़ो, जैसे 5 का स्थानीय मान बोला गया है, 5 को पकड़ो और उसके बाद में कितनी संख्या है? 1 और 2। ठीक है, तो उतना ही यहाँ पर 0 लगा देना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 500। ठीक है, उसी प्रकार से अगर मैं 6 का स्थानीय मान बोलूँ, तो आपको 6 को पकड़ना होता और इसके बाद में कितनी संख्या है? 1 2 और 3, तो 3 0 यहाँ पर लगा देना होता, तो आपका 6 का स्थानीय मान हो जाता 6000। तो हमें पूछा गया है 5 का स्थानीय मान, तो 500। और यहाँ पर अब बात की गई है अंकित मान। अंकित मान को ही और क्या बोलते हैं? जातीय मान। जाति का मतलब होता है स्वयं का जो मान है, जैसे 5 स्वयं में एक संख्या है, तो 5 का स्थानीय मान भी, अच्छा जातीय मान क्या हो जाएगा? स्वयं 5 ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। जैसे 6 का अगर मैं जातीय मान बोलूँ तो कितना होगा? 6 होगा। 9 का जातीय मान 9 ही होगा। तो दोस्तों इन दोनों का अब देखिए, 5 का स्थानीय मान 500 निकल गया और इसका जातीय मान अर्थात अंकित मान कितना हो जाएगा? 5। अब बोला गया है इन दोनों में अंतर निकालना है आपको, तो चलिए दोनों को घटा दीजिए। तो 500 माइनस 5 कीजिएगा तो 495 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 495 आपका आंसर होगा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, धीरे धीरे हम पूरा लेवल बढ़ाते जाएंगे यार, अभी आप बस बेसिक को समझ लिए आखिर चीज़ें क्या होती है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आंकड़ों को बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखने से क्वेश्चन है। निम्न में से न्यूनतम व अधिकतम संख्याएं क्या होंगी आपको बताना है। देखिए इतनी बड़ी डिजिट दी गई है, 16776523, 1677060523, 16776219 या 1623708225। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए से लेकर डी तक। मोस्टली लोग क्या करेंगे, अब इसको जमाने की कोशिश करेंगे। अगर आप जमाने में बैठ जाए ना, तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट तो लगेगा, लेकिन इतना टाइम हमारे पास होगा क्या? नहीं, 2 घंटा में हमें 100 क्वेश्चन बनाने हैं यार, तो क्या हम काउंट करते रहेंगे? नहीं, मैं आपको बताता हूँ ट्रिक कितनी अच्छी से बनती। तो मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले अंकों को काउंट करूँगा। देखिए इसमें अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब आपको ये समझ जाना है, जिसमें कम अंक होंगे जाहिर सी बात है वो तो छोटी होगी, और जितने ज़्यादा अंक बढ़ते जाएंगे वो तो बड़ी होती जाएगी। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा होगा आपका जिसमें सबसे कम अंक होंगे। ठीक है, सबसे कम अंक जिसमें होंगे वही सबसे छोटा होगा। अब मैं और कुछ भी नहीं देखूंगा, सीधा मैं देखूंगा ऑप्शन में। ऑप्शन ए में सबसे कम अंक, देखिए सबसे पहले न्यूनतम की बात की गई है, तो न्यूनतम वाला सबसे पहले लेफ्ट साइड में होगा, है ना, लेफ्ट साइड में। तो सबसे कम अंक वाला कौन सा है भैया बताइए? इसमें 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 है, तो ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर संख्या हो जाएगी 9 अंकों की, 2 2 6 2 6 2 8 और 1 9। तो सबसे न्यूनतम क्या हो जाएगी? ये वाली संख्या, और सबसे अधिकतम संख्या हो जाएगी ये वाली, आप चेक कर लेना। ठीक है, अब चलिए डी में भी देखते हैं, जैसे 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमको और चेक करने की जरूरत नहीं है, सीधा हमारा सी क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये जो आंसर है ना, आप 10 सेकंड में दे सकते हैं। तो जो 4 मिनट वाला है ना, वो बनाते रह जाएगा, आप आंसर देके निकल जाएंगे और पोस्ट ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे आराम से एक एक करके भी जमा सकते हैं, आपके पास अभी भरपूर टाइम है, तो आप जमा के इसे अरेंज कर सकते हैं। बोला ना मैं, इजी क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको बचाना है टाइम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बोला गया है 3 क्रमागत, देखिए सम विषम संख्याओं से क्वेश्चन यहाँ पर सिलेबस में है। तो 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 9, बी 11, सी 13 या डी 15। सीजी टेट 2017 का क्वेश्चन। तो चलिए, आपको जब भी क्रमागत बोला गया है और विषम या सम बोला गया है ना, आपको कैसे लेना है? सबसे पहले माना एक संख्या x है, उसके बाद अगली संख्या हो जाएगी x+2, उसके बाद 3 संख्या बोला है ना, तो एक और संख्या ले लूंगा मैं x+4। अब कैसे, ये कैसे सही होगा? तो जैसे आप कोई भी यहाँ पर विषम संख्या रखिए, जैसे यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3, x की जगह में अगर मैं 3 रखूँ तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? 3 और 2 5, और फिर ये क्या हो जाएगी? 3 और 4 7। बताइए क्रमागत विषम संख्या है कि नहीं, है ना? तो इसी आधार पर x लिया, x+2 लिया और x+4 लिया, है ना? तो चीज़ें आपको अच्छे से समझनी है, रटनी नहीं है ना? तो चलिए, तो बोला गया है इन तीनों क्रमागत संख्याओं का योग क्या है? 33 है। तो चलिए भाई इन तीनों का योग कर दीजिए। आपको इतना सारा लिखना नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए, ये बोला गया है 33 है।
सबसे बड़ी संख्या आपको निकालनी है। तो चलिए भाई जोड़िए, एक्स 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 कितना हो जाएगा 3x प्लस ये हो जाएगा 4 और 2 6 बराबर 33, है ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, है उधर जाके इससे माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 27। तो x बराबर क्या हो जाएगा 27/3, 3 9 तो x बराबर आ गया 9। तो क्या ये हमारा आंसर होगा? मोस्टली लोग यही टिक्के मार मार के आ जाते हैं और बोलते हैं कि यार हमारे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर अच्छे से समझनी है ना, यहाँ पर क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या की बात की गई है। तो सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में से किन है, x+4 है। तो x का मान x+4 में रखिए तो कितना हो जाएगा, x का मान 9 है तो 9 + 4 = 9 4 13। ये आपका आंसर होगा ना कि 9। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जब 5 से बड़ी अभाज्य संख्या, फिर से अभाज्य संख्या से क्वेश्चन है, 6 से विभाजित होती है तो शेषफल क्या होता है? ऑप्शन है ए 6, बी 1, सी 3 या डी 1 और 5। ठीक है, दिखने में इजी है लेकिन बनाएंगे ना, समझेंगे तभी ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या बोली गई है, सबसे पहले तो 5 से बड़ी अभाज्य संख्या जो कि 6 से विभाजित होती है तो शेष कितना आएगा? चलिए चलिए भाई बताइए 5 से बड़ी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। सबसे पहले आएगा 7। ठीक है, अब 7 को मैं अगर मैं 6 से भाग दूं तो कितना शेषफल आएगा, है 1 कम 6 तो 1 शेष बचेगा। ठीक है, अब उसके बाद पहली अभाज्य संख्या तो 7 आ गई, उसके बाद अभाज्य संख्या सीधी क्या आएगी, 5 के बाद 7 के बाद 11। अब 11 को हम 6 से भाग देंगे। ठीक है, तो 6 से हम भाग देंगे तो अब क्या आ जाएगा 5 शेषफल, 6 कम 6 5 आएगा। सीधा आपको यहाँ पर से देख के एक आंसर नहीं मार देना था, है ना, आगे भी चेक करना था। अब देखिए अगर इसके बाद मैं फिर से जाऊंगा ना, फिर से अगली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 13। 13 को फिर से मैं जब 6 से भाग दूंगा ना तो देखिए फिर से एक आएगा, 6 दूनी 12, एक शेष बचेगा। इसके बाद फिर से अगर मैं जाऊंगा ना तो अगली अभाज्य संख्या हो जाएगी 17। तो इसको फिर से मैं भाग दूंगा तो 6 दूनी 12 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 शेष। मतलब अगर हम 5 से बड़ी अभाज्य संख्या में जाएं तो जो 6 से अगर उसे विभाज्य करें तो हमारा शेषफल या तो 1 मिलेगा या तो 5। देखिए वही रिपीट हो रहा है, या तो 1 या तो 5। आगे और जाएंगे आप फिर से या तो 1 या तो। दोस्तों इन चीज़ों को आपको याद रखना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इजी लेकिन कॉन्सेप्टुअल था तो मोस्टली लोगों से नहीं बनता। ठीक है, मोस्टली लोग एक मार के आते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का योग यहाँ दिया है 25 तथा उनका अंतर 13 है तो उनका गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो योग और अंतर से क्वेश्चन है, ये आपके सिलेबस में है। तो दो संख्याओं का योग, चलिए माना दो संख्या कौन सी है, ए और बी है। तो इन दोनों का योग ले लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर कितना दिया है 25 और उनका अंतर दिया है मतलब घटाना, तो a माइनस बी बराबर 13। ठीक है, तो अब उनका गुणनफल ज्ञात करना है, मतलब पहले तो उनकी संख्याओं को निकालना है हमें। तो आपको बस इस प्रकार का क्वेश्चन दिखे ना तो ऐसा ही आपको लिख लेना है। सबसे पहले आपको समीकरण 1, इसे नाम देता हूं मैं समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाना है, आपस में घटाएंगे। ठीक है, तो जब ये आप जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए मैं इनको जोड़ देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर मैं जोड़ दूंगा तो देखिए यहाँ पर a और a क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर b जो है ना प्लस b और माइनस b कैंसिल हो जाएगा। तो a और a को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2a, और 25 और 13 को जोड़िए तो 5 और 3 8 और 2 और 1 3 हो जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 निया 18। तो a का मान आ गया 19। ठीक है, अब उसी प्रकार से आपको इन दोनों को क्या है घटा देना है। तो जब आप इन दोनों को घटा देंगे ना तो a और a कट जाएगा, और जो ये माइनस है ना माइनस भी है ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए b और b को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 2b बराबर, अब 25 में से 13 को माइनस कीजिए तो 5 में से 3 गया 2 और 2 में से 1 गया 1। तो b बराबर क्या हो जाएगा 2 एकम 2 2 छक्का 12। तो b बराबर आ जाएगा 6। ठीक है, तो अब बोला गया है कि इन दोनों का गुणनफल निकालना है। तो चलिए भाई 19 और 6 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 निया 54। ठीक है, तो 4 आ जाएगा 5 हासिल, 6 कम 6 6 5 11, 114 आपका आंसर होगा। तो कहाँ है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर मुझे टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं इसे समझाता ना रहता ना तो ये चीज़ें तो माइंड में होती है सॉल्व है यार। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आपको सॉल्व करना है, एक एक करके ऐसे गुणा भाग ऐसे नहीं करना है आपको, तो स्पीड बस बढ़ाना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है फिर से क्रमागत संख्याओं से। इससे पहले मैंने क्रमागत विषम संख्या की बात की थी, लेकिन अब आ गया है हमारा दो क्रमागत सम संख्या। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का योग अगर 26 है तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यदि आप सम ले या विषम ले, आपको संख्याएं कैसी लेनी है, पहली संख्या x ले लीजिए, दूसरी संख्या आपको लेनी होगी x+2। यदि आपको तीसरी संख्या भी बोली जाती तो x+4 हो जाता। ऐसे तो चलिए यहाँ पर पहला सम संख्या मैं अगर रखता हूँ 2, है ना, 2 रख देता हूँ, तो अगली सम संख्या क्या हो जाएगी 2 यहाँ पर रखिए तो क्या हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पर क्रमागत भी है और सम संख्या भी आ रही है। तो यही डाउट मोस्टली लोगों को होता है
कि आखिर संख्याएं क्या लेनी है ना, क्योंकि मैं भी आपके जगह में था, मुझे भी यही डाउट फेस करना पड़ता था, इसलिए मैं इन चीज़ों को आपको अच्छे से बता रहा हूँ। तो आपको क्या लेना है, x और x+2, आगे अगर और बोला रहता तो x+4 आता, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा, 26 दिया है, तो आपको इन दोनों में से बड़ी संख्या क्या होगी, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स पर देना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 90 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है तो वे संख्याएं क्या है, ठीक है। देखिए आपके सिलेबस में जो और सामान्य गणित करके 11वें नंबर पे जो टॉपिक दिया है ना, उसमें क्या होते हैं, सभी के सभी टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा आपको सभी टाइप्स के क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। चलिए, दो संख्याओं का योग यहाँ पर दिया है 90, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है, इन पॉइंट को आपको याद रखना है। तो एक संख्या दूसरी संख्या से 16 अधिक है बोल दिया गया है, तो माना पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या बोला है कि दूसरी से 16 अधिक है, तो दूसरी संख्या हो जाएगी x+16, ठीक है। अब बोला है कि इन दोनों का योग कितना है, 90, तो चलिए भाई इन दोनों का योग कर दीजिए, x+16 बराबर 90 दिया है दोनों का योग, है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो संख्याएं निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, 2x = 16 को इधर ले जाएंगे और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 74/2, तो कितना हो जाएगा, 2 × 6 और 2 × 6 और 2 × 7 = 14, तो x बराबर कितना आ गया, 37। तो एक संख्या का मान आ गया, अब दूसरी संख्या हमें चाहिए, तो यहाँ पर हमको मान रख देना है, तो x की वैल्यू कितनी रखनी है, 37 + 16, ठीक है। तो इसको जोड़ दीजिए, तो 6 × 6 = 12 और 1 = 13, हासिल है 1, 3 और 4 और 1 = 5, 53। तो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक तो 53, एक तो 37। आपको कैलकुलेशन इसी प्रकार से करनी है, एक एक करके काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 53 एंड 37। यदि आप CGSI की तैयारी कर रहे हैं ना, तो 200 नंबर का क्या होगा, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो भी 2 घंटे की सिर्फ टाइमिंग रहेगी। तो सोच लिया लीजिए आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। मैंने जो है ना स्कोर इसी में किया था, इसलिए मेरी मेंस में अच्छे खासे नंबर आए थे, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जिससे सॉल्व करने में लोग 5 से 6 मिनट लेंगे ना, अभी आपको मैं 10 सेकंड में सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए भिन्नों को बढ़ते क्रम में रखने पर सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए बढ़ते क्रम का क्वेश्चन भी आ गया और भिन्न का क्वेश्चन भी आ गया। तो दिया गया है 17/18, इसे आप इस प्रकार से पढ़ेंगे ना, क्या लिखा है, 17/18, 31/6, 36, है ना, इस प्रकार से आप देखेंगे। तो 17/18 है, 31/36 है, 46/45 है और 59/60 है। तो इसमें से आपको सबसे छोटी निकालनी है, देखिए सबसे छोटी, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ सबसे छोटी क्या होगी, सबसे बड़ी क्या होगी, सिर्फ माइंड में कॉपी पेन भी नहीं उठाना है, आपको बस देखना है इन दोनों का अंतर। मोस्टली लोग क्या करेंगे, इन दोनों को भाग देके देखेंगे, पहले सबका भाग निकालेंगे, उसके बाद एक एक करके जमाते जाएंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। अपने को क्या करना है, सबसे पहले 17 और 18, देखिए क्या होता है, अंश ऊपर में रहता है, हर नीचे में रहता है ना। तो इन दोनों का अंतर जब देखेंगे तो देखिए, जब अंश छोटा होता है हर से, अंश छोटा होता है हर से, हमेशा मोस्टली आप देखेंगे अंश जो होता है छोटा होता है हर से, तो दशमलव में हमारा भाग होता है ना। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे 17 से 18 मतलब +1 बढ़ रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखिए आप, इन दोनों में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है, +5 का अंतर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, -1, मतलब जो अंश बड़ा है हर से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप फिर से +1 हो रहा है ना, मतलब एक एक का डिफरेंस आ रहा है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिस संख्या में जितने ज़्यादा अंश और हर का डिफरेंस अर्थात अंतर होता है, वो संख्या उतनी ही छोटी होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अंतर 31/36 में है, तो यही जो होगी ना सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपका आंसर सीधा आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अगर सबसे बड़ी संख्या बोलूं, देखिए आप जिसमें अंश बड़ा है, तो देखिए अंश बड़ा है तो 46/45 अगर मैं भाग दूंगा ना, तो ये पहले दशमलव में नहीं आएगा, 0 पॉइंट में नहीं आएगा, ये पहले 45 से कम 45 में आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये बाकियों से सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा की अगर मैं बात करूं तो बड़ा हो जाएगा 46/45 और सबसे छोटा हो जाएगा 31/36, ठीक है। क्या इसमें कॉपी पेन पकड़ने की जरूरत थी आपको, नहीं। क्या लंबा आप सॉल्व करेंगे, नहीं। इस प्रकार से इस पैटर्न को समझिए, और इसी प्रकार से वीडियो चाहिए ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, तभी ये सीरीज में आगे बढ़ाऊंगा, अन्यथा यहीं पर रोक दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न से भी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अलग टाइप से है। क्या दिया है, 0.93 बार को भिन्न के रूप में लिखिए। अब बार का मतलब क्या होता है, देखिए 93 के बार ऊपर लिखा है बार, ऐसे लाइन बनी है, तो इसको बोलते हैं आवर्ती भिन्न। इसका मतलब क्या होता है, 0 पॉइंट के बाद 93 के ऊपर बार लगा है, मतलब ये बार बार ऐसे ऐसे रिपीट होगा, 93 93 93
93 इस प्रकार से, है ना। तो अब इसको आपको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। तो देखिए ऑप्शन है ए 93/100, बी 31/33, सी 93/10। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ सीधे। जब आपको इस प्रकार से कोई भी आवर्ती भिन्न दिखे तो देखिए जितनी संख्याओं के ऊपर बार है ना, सॉरी, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उसे सबसे पहले क्या लिख दीजिए, वैसे का वैसे लिख। अब आप काउंट कीजिए कितनी संख्याओं के ऊपर बार था, 1 और 2, तो उतने ही नीचे में आपको 9 और 9 लिख देने हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलता 3 संख्याओं के ऊपर बार रहता, है ना, जैसे 243 है, 0.243 है, इसके ऊपर बार रहता ना, तो क्या लिखता मैं, 243/999। जितनी संख्या है उतनी नीचे में मैं 99 लिखूँ, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से 93/99 आ गया। इसे और सॉल्व कर लीजिए तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 बटा 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 31/33 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्लियरली दिया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये चीज़ें आपको पता नहीं होती तो क्या आप बना पाते हैं, नहीं ना। अब आपको पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सरलीकरण से क्वेश्चन है, ठीक है। योग गुणा भाग आपका दिया गया है सिलेबस में, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए सरलीकरण से क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको किससे करना है, मैंने बताया था बोर्ड मास से, है ना, बोर्ड मास से, जो कि बताता है कि किसी भी संक्रिया को पहले किसको सॉल्व करना है। तो बी फॉर ब्रैकेट यहाँ पर दिया है, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको बताते जाता हूँ किस प्रकार से आप सॉल्व करना है। तो चलिए बाहर वाला जो दिखा, तो 7 या 21 क्योंकि वो तो बाहर है, आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस है, प्लस है। अब ब्रैकेट वाले के अंदर में आपको देखना है। तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले क्या होगा, भाग होगा, है ना। तो भाग होगा तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 15/45, है ना, इंटू 9 है, आपकी सुविधा के लिए मैंने लिख दिया। प्लस है, फिर भाग है और ब्रैकेट के अंदर में है, तो इसे सीधा सॉल्व कीजिए। तो 21 का भाग 7 से दीजिए, तो 7 या 21 आ जाएगा, ठीक है। अब किसको करना है हमें सॉल्व, गुणा को पहले करना है। तो चलिए पहले भाग को कर देते हैं, फिर गुणा की आगे बारी। 15 एकम 15, 15 तिया 45 हो गया, और फिर 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। तो अंदर में आप 3 और 3 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 21 प्लस 3 और 3 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 27। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप समझ पाएंगे कि बॉड मास के रूल से ही हमें इस प्रकार से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर भाग वाला दिखा ना, तो आपको इस प्रकार से जमा लेना है, तभी आपका सही और ईजी वे में आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये दशमलव से भी आ सकता है, ये भिन्न से भी आ सकता है, ये सरलीकरण से भी आ सकता है, तो इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है व्यंजक 243 0.13 गुणित 243 0.07 बटा में है 7 0.25 इंटू 49 0.075 इंटू 343 का स्क्वायर है 0.2, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। कैसे? तो 2 जो को ये रूल पता होगा, जब a का पावर m है और गुणा है a का पावर n, मतलब जब आधार समान होते हैं ना, तो जो घातांक होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, a का पावर m प्लस n। तो ठीक उसी प्रकार से ऊपर हम अंश में देखें तो यहाँ पर आधार दोनों में समान है, तो जो घातांक है ना ऊपर वाले, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो चलिए भाई ऊपर में क्या हो जाएगा 243, और आपस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, तो 0.20, ठीक है। या पॉइंट के बाद 2 है और उसके बाद 0 है ना, तो आपको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलिए आगे देखते हैं, नीचे देखते हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले क्या करना है, आधार को समान करना है। चलिए भाई कर लेते हैं। तो 7 है 7 0.25 तो वैसे का वैसे दिया है, इनटू इस 49 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 का वर्ग लिख सकता हूँ। तो 7 का वर्ग अगर मैं लिखूँगा तो 7 का वर्ग ये 2 हो गया, तो ये किससे गुणा हो जाएगा 0.075 से, ठीक है। फिर आ जाएगा गुणा। अब इसको भी 7 के फॉर्म में अगर मैं तोड़ूँ तो 7 का त्रिघात, मतलब 7 को मैं 3 बार गुणा करूँगा तो कितना आएगा 343। तो यहाँ पर फिर से आधार में 7 और ऊपर में आ जाएगा 3 गुणा, इससे करना है 0.2 से। चलिए इसे सॉल्व कीजिए। तो इस ऊपर वाले को भी अब मैं क्या लिख सकता हूँ, 243 को मैं लिख सकता हूँ 3 का घात 5, 3 का घात 5 लिख सकता हूँ भाई। अब इसको गुणा कर देना है 0.2 से, या 0 लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो चलेगा, क्योंकि 0.2 के बाद जो भी लगाना है आप लगाओ, 0 जितना लगाओ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए वैसे ही यहाँ पर 7 है, तो 7 का पावर 0.25 है ना, गुणा हो जाएगा 7 का पावर। अब देखिए इसको गुणा कीजिए तो 75 दूनी कितना हो जाएगा 150, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। 150 में 0 आप लिखो या मत लिखो बराबर है, ठीक है। फिर देखिए गुणा 7 है, अब इन दोनों को गुणा कीजिए तो कितना हो जाएगा 0.6, है ना। अब चलिए सॉल्व कीजिए भाई। ऊपर में क्या है 3 है,
तो 5 दूनी 10, तो 1.0 या 1 लिखो, कोई मतलब नहीं है उसके बाद में 0 है तो। अब इसे आप देखिए सबका आधार समान है, मतलब घातांक सबके जुड़ जाएंगे। तो देखिए 25 + 15 हो जाएगा 40, और यहाँ पर 0.6 है, यहाँ पर मैं 0 लगा भी सकता हूँ। अब देखिए तीनों को आप जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100, मतलब 1.00, ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर में 3 है, 3 का घात 1 और नीचे में 7 का घात 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/7। तो किस में है, ऑप्शन नंबर बी, 3/7। दोस्तों इसको समझाने में आपको मुझे टाइम लगा है, लेकिन अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही ईजिली वे में ये बन जाएगा और ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है। ठीक है, चलिए बस आपको घातांक याद रखने हैं, किसके घात में कितना आता है। मोस्टली आपको 243, 343, ये सभी चीज़ें याद रखनी होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये किसका क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है एलसीएम का, मतलब लघुत्तम समापवर्तक का। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है छोटी सी छोटी संख्या। तो जब भी इस प्रकार से छोटी संख्या आए, मतलब आपको समझ जाना है वो एलसीएम का क्वेश्चन है, और जहाँ बड़ी से बड़ी संख्या को आए उसको बोलते हैं एचसीएफ, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आइए उसका क्वेश्चन भी मैं आगे कराऊंगा। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लेना है, बस 15, 30 और 45 का एलसीएम लेना है, वही संख्या इसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए इसके दो मेथड में बताऊंगा, एक होगा बेसिक और एक होता है ट्रिकी वाली। ठीक है, तो सबसे पहले 15, 30 और 45 का आप क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो इस प्रकार से आप निकाल देते हैं। ठीक है, सीधा मैं 5 से देता हूँ, तो 5 × 15, 5 × 30, 5 × 45, फिर आएगा 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब आगे आप इसको और दे सकते हैं, क्या है, 2 बचा, 2 × 1 = 2, 3, और फिर से 3 × 1 = 3, तो 5 × 15 आ गया, 15 दूनी 30 हो गया, और 30 × 90, तो 90 यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखिए क्या इतना ज़्यादा टाइम होगा क्या आपके पास, नहीं, ये तो छोटी संख्या है तो हो गई, लेकिन बड़ी रहती है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन तीनों में से सबसे बड़ी वाली को ले लेना है ना। अब बड़ी वाली को चेक कीजिए, क्या बड़ी वाली से ये दोनों भी विभाजित हो रहे हैं। तो देखिए जब मैंने देखा तो 15 क्या 45 से विभाजित होगा, तो जी हाँ, और लेकिन क्या 30 45 से विभाजित होगा, नहीं, 30 45 से विभाजित नहीं होगा, तो 45 एलसीएम तो नहीं हो सकता। अब जो बड़ी संख्या है ना उसी का जस्ट डबल कर दीजिए, तो 45 का जस्ट डबल क्या हो जाएगा, 90। अब फिर से चेक कीजिए, क्या 90 15 से विभाजित हो रहा है, जी हाँ, 30 15 से विभाजित हो रहा है, जी हाँ, 45 90 से विभाजित हो रहा है, जी हाँ। तो मतलब ये तीनों से विभाजित हो रहा है 90, तो आपका एलसीएम सीधा क्या हो जाएगा, 90। तो इस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से भी आप निकाल सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को देखना है, उसके बाद उसी का डबल करते करते आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो 4368, 6615 और 8305 को विभाजित करेगी। ठीक है, अब ये जहां पर बोल दिया गया सबसे बड़ी संख्या की या फिर बड़ी से बड़ी संख्या की, तो उसे बोलते हैं एचसीएफ, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है आपको जो तीनों से भाग चली जाए। ऑप्शन है ए 9, बी 21, सी 23, डी 20। इसे भी हम एलसीएम वाले मेथड से ही निकालेंगे, है ना। कैसे, 4368 से भाग देंगे 6615 और फिर है 8305। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले किस में से जाएगा देखते हैं। देखिए यहाँ पर 15 है तो 2 से तो नहीं जाएगा, सीधा 3 से मैं देता हूँ। तो 3 से मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। ठीक है, फिर आएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर 0, 3 × 5 = 15, फिर आएगा 3 दूनी 6 और 3 × 7 = 21, 2 3 × 6 = 18, सॉरी 3 दूनी 6, 8305, सॉरी ये तो गलत हो गया, 8305 थोड़ी ना है, ये क्या है 8505 ना, क्या है 8505 है ना। चलिए फिर इसे 3 से भाग दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 आ गया। अब चलिए अब ये किससे भाग जाएगा आपको देखना है, क्या 3 से भाग जाएगा। 3 से भाग अगर मैं देखूँ तो 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 8 = 24, और यहाँ पर 3 से, यहाँ पर 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। 3 से मैं भाग देके देखता हूँ, तो देखिए 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, यहाँ तो 3 से तो भाग नहीं जाएगा ये। 4 से भी देखिए क्योंकि 5 है तो 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से देखिए तो यहाँ पर 6 है तो 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से देखिए तो 6 से भी नहीं जाएगा। अब सीधा देखिए 7 से, 7 से अगर मैं देखूँ तो ये जाएगा 7 दूनी 14, 0 7 8 56। ठीक है, फिर आएगा 7 × 21 और फिर 1, फिर यहाँ पर 1 आएगा, तो 7 × 1 = 7 और 7 × 5 = 35, फिर यहाँ पर देखिए 7 × 4 = 28, 0 7 × 5 = 35। तो इसके बाद अगर आप देखें ना तो ये किसी से भी ऐसा भाग नहीं जाएगा जिससे कि तीनों के तीनों चले जाए।
तो यहाँ पर आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 7 या 21। तो दोस्तों ये जो HCF है ना, इसे निकालने की ट्रिक भी मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगा कि आपको आखिर HCF निकालनी कैसी है, क्योंकि ये संख्या बड़ी है और आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अगले वीडियो के लिए इसको पोस्टपोन करूँ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप 21 को देखेंगे ना, तो 21 को भाग देके देखेंगे ना, तो ये तीनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और यही बड़ी से बड़ी संख्या होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। क्वेश्चन है A अनुपात B बराबर 5:9 तथा B अनुपात C बराबर 4:7। तो A अनुपात B अनुपात C का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन है ना, देखिए शानदार ट्रिक बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले A अनुपात B मतलब 5:9 को इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद में जो B अनुपात C है ना, उसे जस्ट यहाँ से चालू करना है 9 से, तो इसे लिखना है 4:7 ऐसे नीचे में। ठीक है, अब जहाँ जहाँ पर आपको गेपिंग दिखी, देखिए 7 के ऊपर कुछ नहीं है, तो 9 के बाद में जो है सीधा 9 लिख दीजिए, और ठीक उसी प्रकार से 4 के पहले भी सीधा क्या लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए। मतलब जो इसके बाद में अगर जो गेपिंग मिला तो वही वाली संख्या लिख दीजिए, इसके पहले अगर गेपिंग मिला तो यही वाली संख्या लिख दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फुलफिल हो गई। अब इसे सीधा आप गुणा कर दीजिए, 9 सत्ते कितना हो जाएगा 63, फिर आ जाएगा 9 चौक 36 और फिर 5 चौक 20। यही तुम्हारा A अनुपात B अनुपात C का आंसर है। तो 20, 36, 63 किस में है, नंबर ए। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको मैं आगे भी जो है लेवल जब बढ़ाऊंगा ना, तो आपको इसी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है। बड़ी से बड़ी संख्याओं का अनुपात आप चुटकियों में निकालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है, तब स्त्रियों की जनसंख्या आपको निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है, पुरुष एवं स्त्रियों का अनुपात, तो मेल एवं फीमेल का अनुपात कितना दिया है, 12:11। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप टोटल देखेंगे ना, और फिर टोटल संख्या यहाँ पर दी गई है ना, तो अनुपात में टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 2, तो अनुपात 23। तो अनुपात 23 का ही मान कितना दिया है, 4,60,000। ठीक है, अनुपात 23 का ही तो मान दिया है, कुल यही तो अनुपात में कुल है। तो हमें क्या निकालना है, इस स्त्रियों की संख्या, मतलब अनुपात 21 का मान निकालना है, सॉरी 11 का मान, तो अनुपात 11 का मान हमें निकालना है। तो चलिए क्या हो जाएगा, 4,60,000 जो 23 है उसे नीचे ला दो, और फिर जिसे निकालना है उसे गुणा कर दो। ऐसा ही तो बनाते हैं हम अनुपात को। तो चलिए भाई गुणा कर दीजिए, तो 23 से कम 23, 23 दूनी 40, और फिर 11 दूनी 22, तो कितना हो जाएगा, सीधा आपका ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका अनुपात को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम औसत के क्वेश्चन की ओर। तो दिया है यदि 32, 47, x तथा 41 का औसत 55 है, तो x का मान क्या है। ऑप्शन है ए 100, बी 70, सी 110 या डी 120। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। चलिए भाई हमें सीधा योग कर देना है। तो 32 धन 48 धन x धन 41, ये 4 संख्या है। तो संख्या औसत, 4 संख्याओं का औसत 4 है ना, संख्याओं की संख्या है 55। इस प्रकार से आपको लिख देना है। तो दोस्तों अगर आप जब सॉल्व करने जाएंगे ना, तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको सीधा क्या पता करना है कि कितनी संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं हैं उसका जितना औसत है ना, सीधा उससे गुणा कर देना है। चलिए अगर आपके पास अभी वर्तमान में टाइम है, आप क्या करेंगे, इसे इस प्रकार से लिख लेंगे। तो चलिए, तो 4 का इससे गुणा हो जाएगा 55 से, तो कर देंगे आप। पहले इन सभी चारों को जोड़िए आप। ठीक है, तो पहले 1 और 7 8, 8 और 2 10, यहाँ पर 10 हो जाएगा। हासिल क्या हो जाएगी 1, फिर आ जाएगा 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12। तो 120 प्लस x बराबर 55 का गुणा 4 से कीजिए, तो 50 200 होगा, और 220, तो टोटल हो जाएगा 230। इस प्रकार से दोस्तों आपको गुणा करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसे इधर पक्षांतर कर जाओगे तो 220 माइनस 120 करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 100। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 100। पूरी की पूरी ना, बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन सो फास्ट करना है। मुझे इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ये सभी चीज़ें मुझे सीधा यहीं पर से आंसर मिलता है। मैं सीधा यहाँ पर से क्या करता हूँ, इसे आपस में जोड़ते चले जाता हूँ, और सीधा जितनी संख्या है सीधा 55 से गुणा, और फिर दोनों को माइनस, तो सीधा वहाँ पर आंसर निकल जाता है। यहाँ पर हम क्या बताते हैं, इस प्रकार से टाइमिंग। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर वह 1100 हो जाती है, तो वह संख्या क्या है कीजिए। ये परसेंट से क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी वे में बनता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 10% मतलब क्या होता है ना। तो 10% बराबर होता है, 10 को परसेंट में से हटा दो, तो कितना हो जाएगा 1/10।
10। तो 10% का मतलब होता है 1/10%, को भिन्न में चेंज कर दी। ये तो आपको रटे रुटाए होनी चाहिए, परसेंट की पूरी जितनी जो लिस्ट है मैं आपको दे दूंगा, आपको रट लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई ना, अब देखिए मतलब इसका क्या हुआ कि 10 का, है ना, जो 10 का 10%वां भाग क्या है, 1 है। इस प्रकार से बोला जाता है कि 10% मतलब जो 10 है मेन वैल्यू है, उसका 10% भाग कितना है, 1 है। तो अब बोला गया है कि इसमें 10% वृद्धि की गई है, तो 10 का 10% 1 है, तो 10 में से आप 1 वृद्धि कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाता कि 10% कमी कर दीजिए, तो क्या लिखते हैं हम, 11/10 के जगह में 9/10, 10 में 1 की कमी कर दीजिए, और वृद्धि की गई बोलेंगे तो 10 में से 1 की वृद्धि कर दीजिए। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो देखिए जो पहले की वैल्यू है 10 है और नई वैल्यू है 11, तो नई वैल्यू क्या हो जाती है, 1100, मतलब 11 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1100, तो 10 की वैल्यू आप निकालनी है, तो 1100/11 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और फिर 1000, ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आई आप मुझे पूछ सकते हैं फिर से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर एक क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए से 25 रुपए होने पर उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च में कोई भी परिवर्तन ना हो। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो दोस्तों इसको बनाने का जो टेक्निक है बहुत ईजी है। क्या करना है आपको, जितने की वृद्धि हुई, देखिए 20 रुपए से क्या हो गई, 25 रुपए की वृद्धि, इसमें मूल्य में, तो आपको जितने की वृद्धि हुई उसे ऊपर लिख देना है। तो कितने की वृद्धि हुई, 5 रुपए की, ठीक है। और फिर जो नया मूल्य आया है ना, नया मूल्य कितना है, 25, तो उसको नीचे लिख देना है और इसी का क्या निकाल देना है, परसेंट। तो आपको खपत में क्या हो जाएगी, कमी निकल जाएगी, ठीक है, जिसमें से खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए इसे हम सॉल्व कर देंगे। तो 25 एकम 25, 25 चौक 100, तो 5 चौक 20% की आपको क्या होनी चाहिए, खपत में आपको कमी करनी होगी, तभी खर्चे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है, सीधा सेकेंडों में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लाभ हानि से क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन है, एक आदमी 20 रुपये 50 पैसा पर एक सामान खरीदता है और इसे 22 रुपये 80 पैसा पर बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब आपको इसको समझने से पहले ये चीज़ बता दूं कि लाभ और हानि हमेशा किस में होती है, क्रय मूल्य अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होती है। कैसे, जैसे मैंने बोला कि आपने 10 रुपये की चीज़ ली और उसे 12 रुपये में बेच दिया, और फिर आपको बोला कि आपने 10 रुपये की चीज़ को ली और उसे 8 रुपये में बेच दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 10 रुपये से लेने पर और 12 रुपये पर बेचने पर आपको 2 रुपये का लाभ होता है। वहीं आप 10 रुपये पर खरीद कर और 8 रुपये पर बेचने पर आपको 2 रुपये की हानि होती है। तो आपने कैसे नहीं पता किया कि लाभ हुई है या हानि, आपने तुलना की, जो क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य से तुलना की कि हमने कितने पे लिया और कितने पे बेचा। तो हमेशा लाभ या हानि किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य हमेशा नीचे में आएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं क्लियर करता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई ना, तो आगे जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा इन फ्यूचर इसी टॉपिक, इसी जो है थ्योरी पर कराऊंगा। क्या होगा, देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, जो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन, हमेशा नीचे में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस मतलब होता है विक्रय मूल्य इनटू 100, ये होता है लाभ प्रतिशत। चलिए भाई, इतना फॉर्मूला आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा आपको जो अंतर दिया है इन दोनों मूल्यों का उसे लिख देना है। तो कितना रुपए का अंतर होगा, आप इन दोनों को घटाइए, तो 2280 में से 2050 घटाओगे तो आएगा 2 रुपये 30 पैसा, 2.30, ठीक है। और CP अर्थात कॉस्ट प्राइस कितना है, देखिए कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा था कितने में, 20 रुपये 50 पैसा में, तो यहाँ पर 20 रुपये 50 पैसा आप रख दीजिए इंटू 100। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो दशमलव है ना, इस दशमलव के बाद 2 संख्या है, इस दशमलव के बाद भी 2 संख्या है, सीधे आप इसे काट सकते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर से 1 शून्य और 1 शून्य कट जाएगा, तो है ना, इसमें काटिए, ये 1 शून्य कट गया, ये 1 शून्य कट गया, ऊपर में बचा 230/205 गुणा 10, ठीक है। अब आप इसे और कटाइए, तो 5 चौक 20, 5 एकम 5, और यहाँ पर 5 चौक 20, 5 छक्का 30। अब यहाँ पर 446 और 10 को गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 460/41। अब इसे भाग दीजिए आप, और 41 एकम 41 हो जाएगा, और यहाँ पर 41 एकम 41, 5 बचा, फिर से एक बार में जाएगा,
फिर से दशमलव लगा दीजिए, 8 बचा है ना, तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए, तो यहाँ पर से 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपने लिखा कि 11.2 आ गया ना, तो यहाँ पर चेक कीजिए 11.2 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर से 11.21% आपका आंसर आ जाएगा। बाकी आपको आगे देखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी दिखा है 11.2 और दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है, बस आपको इसको सॉल्व करना आना चाहिए, आप इजिली इसे बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है 6 टेबल का क्रय मूल्य 4 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो देखिए क्या लिखा है, 6 टेबल का क्रय मूल्य अर्थात सीपी बराबर है 4 टेबल के विक्रय मूल्य अर्थात एसपी के, सेलिंग प्राइस के। ठीक है, अब आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं चेंज कर देता हूँ, सीपी को यहीं रखने दीजिए, एसपी को नीचे ले आइए, है ना, तिर्यक गुणा बराबर 4 वहीं के वहीं है और 6 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए आपको समझ में आ गया कि सीपी अर्थात क्रय मूल्य कितना है, 4 है, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य कितना है, 6 है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलेगा, है ना। तो देखिए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो इन दोनों का अंतर निकालिए, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 2 का, तो 2 का अंतर है बटा नीचे में हमेशा क्या आता है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 4 गुणा 100, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 10, तो 25 दूनी 50 अर्थात 50% आपका सीधा क्या हो जाएगा, आंसर। देखिए सेकेंड में आपको सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखते हैं, साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 10,000 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का साधारण ब्याज क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। मैं आपको बता दूं कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी बराबर बटा 100, जहां पर पी होता है मूलधन, आर होता है दर और टी होता है समय। अब देखिए यहां पर से बस फॉर्मूला में आपको मान रखना है। सबसे पहले यहां पर पी दिया है 10,000, आर दिया है 6%, और यहाँ पर समय देखिए, समय 9 माह दिया है, लेकिन हमें वार्षिक निकालना है। तो माह को हम अगर वर्ष में चेंज करें तो किससे भाग देंगे हम, 9/12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। इसे और मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, मतलब 3/4। ठीक है, तो चलिए भाई अब रखते चले जाइए। पी का मान रखना है हमें 10,000, ठीक है, आर का मान रखना है हमें 6%, और वहीं टी का मान रखना है हमें 3/4, और पूरे के बटे में क्या था, पूरे के बटा में 100, ये 100 प्रकार से गुणा हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, ये 2 शून्य कटा, ये 2 शून्य कट गया, फिर ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 पंचे 10। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 3 तिया 9 और 9 पंचे 45, 450 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका साधारण ब्याज ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन है 5% की दर से 5,000 का साधारण ब्याज कितने वर्षों में 5,000 हो जाएगा, बस आपको लाइन को समझनी है। तो यहाँ पर क्या दिया है, जो 5% अर्थात आर की वैल्यू दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर 5,000 का साधारण ब्याज बोला है, तो यहाँ पर 5,000 क्या है, पी अर्थात मूलधन है। तो ये कितने वर्षों में बोला है, मतलब आपको टी की वैल्यू निकालनी है, और यहाँ पर 5,000 क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा, अर्थात एस आई साधारण ब्याज की वैल्यू भी दी गई है। तो हमें पता है एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। तो एस आई दिया है 5,000, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है ना इस प्रकार का। पी दिया है 5,000, आर दिया है 5%, टी का मान तो हमें निकालना है बटा 100। देखिए इधर से 5,000 कट गया, इधर से भी 5,000 कट गया। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 इधर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टी बराबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये टाइम आपका निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चाल समय और दूरी से है ना। यदि रवि 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से ऑफिस जाता है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आता है, तो बताइए पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी थी। तो दोस्तों इस प्रकार से औसत चाल जब भी आपको निकालने के लिए बोला जाए ना, और जाने और आने का दिया जाए, तो सीधा आपको फॉर्मूला में रखना है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पर x जो है जाने की चाल, y जो है आने की चाल है। चलिए रखते जाइए, तो 2 x की वैल्यू कितनी दी गई है, 40, y की वैल्यू दी गई है 60 बटा x प्लस वाई अर्थात 40 धन 60।
चलिए भाई गुणा कीजिए। तो सबसे पहले गुणा मत कीजिए, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। तो देखिए 60 बटा ये क्या हो जाएगा 100, ये शून्य ये शून्य ये शून्य ये शून्य कट गया, 6 चौक 24 और 24 दूनी 48। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लास्ट आंसर आपको देना है। एक धावक 200 मीटर की दूरी को 24 सेकंड में दौड़कर पूरा करता है, तो बताइए उसकी गति क्या होगी, है ना। तो मैं आपको बता दूं, चाल का फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले में आपको मान रखना है और आगे बढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इसका आंसर आपको देना है ना। इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रैक्टिस सेट चलेगी और मैं कोशिश करूंगा कि आपको टफ से लेकर हर वैरायटी के क्वेश्चन यहाँ पर करा सकूं और जल्द से जल्द कराऊं और डेली की डेली वीडियोस ला सकूं। तो ये वीडियो तभी आएगी जब आप सपोर्ट करेंगे, आप शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स आएंगे और कमेंट बॉक्स पर आप लिखेंगे कि यस आपको इस प्रकार की वीडियोस चाहिए, तभी मैं आगे वीडियो लाऊंगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रकार से नए कंटेंट के साथ मिलते हैं। आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।